Good morning, all of you. Myself, Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। जैसा कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम बात कर रहे थे आशा के बारे में, होप के बारे में, और हमने समझा कि होप क्या होती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी में होप को हम किस तरीके से डिफाइंड करते हैं, और उसी में हमने पढ़ा कि स्नाइडर जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के एक बहुत ही ज्ञाता माने जाते हैं, या हम ये कह लें एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो, उन्होंने होप थ्योरी दी जो कि उनकी काफ़ी फेमस है। 1991 में उन्होंने होप थ्योरी या आशा की सिद्धांत को दिया, और उसमें उन्होंने उम्मीद को, आशा को एक लाइफ सस्टेनिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ माना। लाइफ सस्टेनिंग यानी कि जीवन को चलाए रखने वाली ह्यूमन स्ट्रेंथ, मानवीय शक्ति। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपना जीवन किससे चलाता है। सब कुछ होने के बाद भी यदि ये किसी व्यक्ति में जीवन जीने की यदि उम्मीद ही ख़त्म हो जाए तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। और आपने ये काफ़ी कुछ देखा है सुसाइडल केसेस में जो होता है, व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी कई बार वो जीवन जीना ही नहीं चाहता और उसे ख़त्म कर देता है। तो इट इज़ अ लाइफ सस्टेनिंग यानी कि जीवन को चलाए रखने वाली, जीवन को मेंटेन करने वाली मानवीय शक्ति है। यदि उम्मीद नहीं है तो व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है होप या आशा। इसी को लेकर उन्होंने इसके 3 संबंधित घटक बताए हैं, इसके 3 एलिमेंट्स बताए हैं या पिलर बताए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला उसमें है लक्ष्य सोच, या जिसे हम कहते हैं गोल्स थिंकिंग। सेकंड है रास्ते सोच या पाथवे थिंकिंग, और थर्ड है एजेंसी सोच या एजेंसी थिंकिंग। अब लक्ष्य सोच जो है वह व्यक्ति को, लक्ष्य सोच का मतलब है व्यक्ति अपने फ्यूचर जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रति उसकी क्लियरिटी, यानी एक व्यक्ति कितना अधिक क्लियर है अपने भविष्य के लक्ष्यों के प्रति, वो कितने अच्छे से जानता है कि उसे आगे चलकर क्या अचीव करना है, क्या उसके लक्ष्य हैं, उसे क्या पाना है। ये लक्ष्य व्यक्ति जब एक बार डिसाइड कर लेता है तो यही उसकी उम्मीद को बनाए रखती है। दूसरा उन्होंने बताया उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विशिष्ट रणनीतियों का विकास करने की क्षमता, यानी पाथवे थिंकिंग जो है वो, जैसे लक्ष्य आपका एक गोल है और उस गोल तक पहुंचने के पाथवे, रास्ते कौन से हैं, वो रास्ते बेसिकली वो प्लानिंग है जो आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करते हो। तो ये प्लानिंग करने की यदि व्यक्ति में क्षमता है तो वो उसमें उम्मीद को बनाए रखती है, आशा को बनाए रखती है। और तीसरी इसमें चीज़ है एजेंसी सोच। एजेंसी थिंकिंग एक तरीके की मोटिवेशन है जो कि आपको इन पाथवेज को या इन प्लानिंग्स को जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करनी है, उन रणनीतियों को, इन प्लानिंग को शुरू करने और बनाए रखने, मेंटेन करने के लिए हेल्प आउट करती है। कहने का मतलब है एक स्टेज पे आपके लक्ष्य हैं, दूसरा जो है उन लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता है, और तीसरा है उन रास्तों पर चलने की अभिप्रेरणा, यानी कि उन रास्तों को, उन अपनी जर्नी को, लक्ष्य तक पहुंचने की जो आपकी यात्रा है, जो आपकी जर्नी है, उसको शुरू करने और उस लक्ष्य तक पहुंचने तक अपनी क्षमता को बनाए रखना। कई बार लोग अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर लेते हैं, वो उनका लाइफ में कोई एम भी होता है कि हमें लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें आरएस बनना है, आईएएस बनना है, कोई टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेकिन और वो शुरू भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस पाथवे पर चलने लगते हैं, लक्ष्य है उनके पास, रास्ता भी है उनके पास, पाथवे भी है, उनकी प्लानिंग भी है कि हम इस तरह करेंगे, लेकिन यदि मोटिवेशन नहीं है तो वो कुछ समय तक तो उस रास्ते पर चलते हैं और उसके बाद भटक जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन नहीं होने पर वो अपनी उस पाथवे पर चलने की जो एक हिम्मत चाहिए, जो उनको एक ताकत चाहिए, वो नहीं उनमें रह पाती, और धीरे धीरे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाती है और वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से स्नाइडर की जो ये होप थ्योरी है वो इन 3 चीज़ों पे फोकस है कि यदि ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे किसी व्यक्ति में तो ही वो आशा रख सकता है आगे के लिए।
और कई सारी इस पे स्टडीज़ हुई हैं। जैसा कि हम ये कई बार लोग इसको गलत इंटरप्रिटेट कर देते हैं कि आशा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है, या आशा या होप वही लोग रखते हैं जो लाइफ में बड़े स्मूथ चलते हैं, जिनको लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं मिलते, उनकी लाइफ बड़ी ही स्मूथ रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अक्सर प्रतिकूल अवस्था में व्यक्ति में आशा जगती है और वो आगे के लिए बढ़ता है। यानी कि ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ, गरीबी, युद्ध, अकाल, बाढ़, कई तरीके की जो आपके डिज़ास्टर्स होते हैं वो हो सकते हैं। किसी के फैमिली डिज़ास्टर हो सकते हैं, सोशल डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर, कई तरीके के डिज़ास्टर होते हैं। उसके बाद भी व्यक्ति में उम्मीद बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि उम्मीद सिर्फ उन्हीं लोगों में हो जिनकी लाइफ स्मूथ हो या अच्छी चल रही हो या अनुकूल अवस्था में हो। प्रतिकूल अवस्था में भी लोगों में आशा देखी गई है। और ये क्योंकि देखा गया है कि चुनौतियां हर एक व्यक्ति के जीवन में, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। और आशा ही एक ऐसा हम कह दें कि पॉजिटिव कॉग्निटिव कंसेप्ट है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हम ये सारे जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एफिकेसी और आपकी होप, ये सब कुछ कॉग्निटिव पॉजिटिव प्रोसेसेस हैं, सकारात्मक संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं जो कि हमें व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक बनाए रखती है। तो आशा भी उसी का एक पार्ट है, उम्मीद भी उसी का एक पार्ट है। ये व्यक्ति को विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी आगे एक अच्छा फ्यूचर होगा, इस उम्मीद से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब हम बात करते हैं, स्नाइडर ने कुछ आशा के उदाहरण बताए। कई तरीके की उन्होंने आशा की वो बात करते हैं, जिसमें पहली जो आशा है वो है यथार्थवादी आशा। यानी जब व्यक्ति इस तरीके की आशा करता है या इस तरीके का एक सोच कर चलता है कि भविष्य में एक ये किसी भी चीज़ का, किसी भी इवेंट का एक पर्टिकुलर या उचित या संभावित वो परिणाम की आशा करता है, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन हो, लेकिन भविष्य के प्रति फिर भी वो एक आशा रखता है, जिसमें वो एक लॉजिकल, एक पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद रखता है, जिसे हम कहते हैं यथार्थवादी आशा। जिसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत अधिक पीड़ा में है, हो सकता है वो किसी बीमारी की टर्मिनल स्टेज पर है, फिर भी व्यक्ति उम्मीद नहीं खोता उस बीमारी की टर्मिनल स्टेज, यानी वो जानता है कि वो लास्ट स्टेज पे है, फिर भी वो एक यथार्थवादी आशा रख सकता है कि ठीक है, जाना है, लेकिन शायद मेरी और कंडीशन बुरी ना हो, शायद मेरी कंडीशन में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए। तो ये जो आशा है, इसे ही हम यथार्थवादी आशा कहते हैं। और यथार्थवादी आशा में व्यक्ति सकारात्मक स्थिति की संभावना और खुलेपन को बनाए रखते हुए स्थिति के अनुसार उसे समझता है। यानी वो जानता है रियलिटी क्या है, परिस्थिति क्या है, क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या होगा, फिर भी वो एक उम्मीद रखता है कि शायद भविष्य में मुझे कुछ पॉजिटिव मिले। इसे ही हम यथार्थवादी आशा कहते हैं। इसके बाद सेकंड उन्होंने जो आशा की बात करते हैं वो यूटोपियन होप या यूटोपियन आशा की बात करते हैं। ये एक आशा का सामूहिक कलेक्टिव रूप है, जिसमें व्यक्ति कलेक्टिव एफर्ट्स से किसी बेटर आउटकम की उम्मीद कर सकता है। कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब है व्यक्ति स्वयं अकेला कार्य न करके उसका जो ग्रुप है, उसका जो कम्युनिटी है, वो सब जो मिलकर एक आंदोलन टाइप से समझ लें, या एक कम्युनिटी जो अपने किसी ग्रुप के लिए काम कर रही है, तो वो अपने एक समूह के लिए कलेक्टिव वर्क करते हुए जब वो ये उम्मीद रखता है कि हमारे इस सहयोगी कार्रवाई का हमें एक अच्छा परिणाम मिलेगा, इसे हम यूटोपियन होप कहते हैं। तो इस तरीके से यूटोपियन होप में उन्होंने ये कहा है कि इसमें वह वर्तमान गंभीर रूप से वर्तमान को नकारता है और एक बेहतर विकल्प की पुष्टि करने की आशा से ये प्रेरित होता है। अर्थात वर्तमान में चाहे कंडीशन कितनी ही वर्स्ट हो, उसको नकारते हुए, हालांकि वो खुद अकेला एफर्ट्स नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी एक उम्मीद होती है कि उनके कलेक्टिव एफर्ट्स से भविष्य हमारा अच्छा होगा। इसको आप विभिन्न तरीके के राजनीतिक आंदोलनों से समझ सकते हैं। जैसे हमारे आज़ादी का जो आंदोलन चला, जिसमें व्यक्ति सभी लोगों को एक ये उम्मीद थी, चाहे वो उस आंदोलन के हिस्सेदार रहे या न रहे, लेकिन अंदर से उनके एक उम्मीद थी
कि इन आंदोलनों का प्रभाव ये होगा कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, वर्तमान परिस्थिति चाहे कितनी ही विकट या गंभीर या प्रतिकूल क्यों ना हो। तो ये यूटोपियन आशा होती है जिसमें व्यक्ति कलेक्टिव एफर्ट से एक पॉजिटिव कलेक्टिव आउटकम की आशा करता है। तीसरी जो आशा है उसे उन्होंने कहा चोज़न होप, या जिसे हम कहते हैं चुनी हुई आशा। इसमें उन्होंने कहा कि यह आशा न केवल हमें कठिन वर्तमान समय बल्कि अनिश्चित भविष्य के साथ जीने में मदद करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइफ में सब कुछ अनसर्टेन है, हर चीज़ अनिश्चित है। हमें दूसरे पल का ही नहीं पता कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, अगले पल में क्या होने वाला है, 1 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद हमारा क्या होने वाला है। यानी कि उसमें कुछ गलत भी हो सकता है और अच्छा भी। लेकिन जब हम उसमें एक पॉजिटिव सेंस लेकर चलते हैं कि नहीं, कल अच्छा ही होगा, 1 साल बाद हमारे साथ और अच्छा ही होगा, 10 साल बाद हम और अच्छी पोजीशन में होंगे। तो ये जो आशा है, ये अनसर्टेनिटी में भी जब हम पॉजिटिविटी को देखते हैं, आशा को देखते हैं, उम्मीद को, इसको उन्होंने चुनी हुई आशा कहा। तो देखिए, शारीरिक पीड़ा के अलावा गंभीर बीमारी, टर्मिनल बीमारी में भी व्यक्ति को जहाँ लगता है कि ये बीमारी में आगे चल के क्या होगा, जो व्यक्ति उम्मीद खो देते हैं वो नो डाउट और भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। फिज़िकल प्रॉब्लम तो है ही, फिज़िकली हो सकता है किसी व्यक्ति को कैंसर हो या और कोई बड़ी मेजर बीमारी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कोई और ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही मान ले कि वर्तमान इतना कठिन है और आगे मेरा कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में उसे कई तरीके की मनोचिकित्सक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी और वो उम्मीद उसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कैंसर में भी व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि नहीं, भविष्य चाहे कितना ही अनसर्टन हो, मेरा शायद ये कैंसर ठीक हो जाएगा, शायद मैं आगे सर्वाइव कर जाऊंगा और मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली ये जो उम्मीद है ये उसकी विल पावर बनती है और ये विल पावर उसे उस समस्या से लड़ने में हेल्प करती है। और आपने ऐसे कितने ही केसेस देखे होंगे, युवराज सिंह को आप देख लीजिए, इसके अलावा अभी सोनाली बेंद्रे जो कैंसर से लड़कर आई हैं। तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों से लड़कर आए हैं। इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट है चुनी हुई आशा। उन्होंने उस उम्मीद को ज़िंदा रखा कि फ्यूचर कितना ही अनसर्टन क्यों ना हो, अनिश्चित क्यों ना हो, लेकिन उस अनसर्टेनिटी में भी उन्होंने एक सकारात्मकता को ज़िंदा रखा जो उनको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, उनकी विल पावर को बढ़ाने में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जो आखिरी उन्होंने आशा बताई है वो है पारलौकिक आशा। और पारलौकिक आशा ये कहती है, तो चौथी जो उन्होंने आशा बताई है वो है पारलौकिक या ट्रांसेंडेंट आशा बोलते हैं इसे। इसे उत्कृष्ट आशा भी आप कह सकते हैं। एवेंस निक्टर रितेनबोफ के अनुसार इस आशा में उन्होंने 3 चीज़ों को शामिल किया है, 3 आशा को शामिल किया है, जिसमें फर्स्ट है पेशेंट आशा और या पेशेंट होप, जिसे कहते हैं रोगी आशा। पेशेंट होप का मतलब है कि व्यक्ति ये सोचता है कि चलो जैसा भी मेरे साथ हो रहा है, वर्तमान जो भी चल रहा है, भूत मेरा जैसा भी रहा, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जो आशा है कि लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ माई लाइफ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लास्ट में सब ठीक हो जाएगा। तो ये एक आशा है जिसे पेशेंट होप कहते हैं। दूसरी इन्होंने बताई जनरलाइज्ड होप, जिसमें सामान्यकृत आशा कहेंगे। इसमें व्यक्ति किसी स्पेसिफिक गोल या किसी उद्देश्य के लिए उम्मीद नहीं रखता कि भविष्य में ये ही होगा, यही पर्टिकुलर चीज़ मेरे साथ होगी, बल्कि एक जनरलाइज आशा रखता है कि ठीक है, भविष्य में मेरा फैमिली बेटर हो जाएगी, ठीक है, मेरा जॉब भी ठीक रहेगा, ये रहेगा। तो वो एक पर्टिकुलर गोल लेकर नहीं चलता, सिर्फ एक जनरलाइज्ड होप करता है कि सब कुछ ठीक होगा। और इसी की तरह से एक तीसरा जो है यूनिवर्सल होप, जो ये बताता है कि भविष्य में एक सामान्य विश्वास, भविष्य के प्रति एक सामान्य विश्वास कि हम चुनौतियों का सामना कर लेंगे। चुनौतियों के सामने निराश नहीं होकर व्यक्ति उसके खिलाफ एक रक्षा के रूप में रहता है कि यूनिवर्सल होप है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, भविष्य में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तीनों तरीके की जो आशाएं हैं, इनको मिलाकर ही ट्रांसेंडेंट आशा या पारलौकिक या उत्कृष्ट आशा बोला गया है। और जनरली ये सामान्य परिणामों की ओर इंगित करती है, किसी पर्टिकुलर गोल की ओर नहीं। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग
जो अपना जीवन जीते हैं वो लगभग इसी आशा के आधार पर जीते हैं कि ठीक है, अभी कुछ अच्छा नहीं है तो भी ठीक है, या हमारे साथ पहले कुछ गलत हुआ तो भी ठीक है, फ्यूचर तो अच्छा हो जाएगा, लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, भगवान इतना बुरा नहीं कर सकता हमारे साथ, सब सही होगा। तो ये एक जो होप है इसे ट्रांसेंडेंट होप बोलते हैं, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी उम्मीद को बनाए रखने के लिए। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि स्नाइडर ने होप थ्योरी दी और उसके अलावा ये 4 तरीके के होप को डिस्क्राइब किया है। थैंक यू।